हमारे पीछे जो लिखा है ध्यान से उसे पढ़ लीजिए पहले कि हर तरफ हाहाकार और मत करो डॉक्टरों पर वार। संकेत आप समझ रहे होंगे। आपके साथ मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं बहस बिहार की। कोरोना के कहर से दुनिया भर में हाहाकार मचा है। हर सेकंड मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और मौत के जो आंकड़े हैं वो एक नए कीर्तिमान खड़े कर रहे हैं। हर तरफ दिखती लाशों के इस दौर में जिंदगी की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों की दहलीज पर दिखाई देती है, जो खुद जान जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, आपका, हमारा, सभी का। लेकिन कई बार हम अपनों की मौत के बाद भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते और डॉक्टरों को ही मौत का मुजरिम मानकर हंगामा करते हैं, जो आज के दौर में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बाकी मरीजों की जान खतरे में पड़ जाती है। जैसा अभी पटना के एनएमसीएच में दिखाई दे रहा है और यहां डॉक्टरों पर 12 घंटे में 2 बार हमले होते हैं और इसके बाद से जूनियर डॉक्टर चले गए हैं और मरीजों की जान मुश्किल में पड़ गई है। और इस मुश्किल का समाधान क्या है, यही तो पूछने बैठे हैं और इसी पर चर्चा भी होगी और आज इसी मुद्दे पर बात होगी। मगर रिपोर्ट पहले। महामारी से हर पल बढ़ रहे बीमार, मौत के तांडव से हर तरफ हाहाकार, कम पड़ी सुविधाएं, सिस्टम पड़ा लाचार। मुश्किल घड़ी में मत करो डॉक्टरों पर वार। कोई व्यवस्था नहीं की गई है यहाँ, तो आप क्या समझते हैं कि आप अपना काम मार खा कर करेंगे? कोई नहीं यह काम कर सकता है। और मैं किस मुंह से अपने डॉक्टरों को कहूं कि आप काम करिए, जबकि गत 12 घंटे में 2 बार वो लोग पीटे जाते हैं, गाली सुनते हैं। एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को सुपरिटेंडेंट के समर्थन से 450 से ज्यादा कोरोना मरीजों की जान सांसत में पड़ गई है, जो यहाँ भर्ती हैं। लोग कोरोना से डरे हुए हैं, मगर ये डॉक्टर उन कोरोना मरीजों के परिजनों से डर कर बैठ गए हैं, जो मरीज की मौत के बाद मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। ये तस्वीर देखिए, गुरुवार शाम को अस्पताल में एक महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने कैसे हंगामा बरपाया। आरोप है कि परिजनों ने तोड़फोड़ के साथ डॉक्टरों के साथ मारपीट भी की, जिसके बाद जूनियर डॉक्टर रात में ही हड़ताल पर चले गए थे। मान मनौवल के बाद सभी डॉक्टर सुबह 9:30 बजे के करीब काम पर लौट भी आए थे, मगर तभी एक दूसरे मरीज की मौत पर परिजनों ने कुछ डॉक्टरों पर हमला बोल दिया, जिसके बाद जूनियर डॉक्टर वापस हड़ताल पर चले गए। देखिए, ये हम में से कोई नहीं चाहता कि किसी के भी परिजन की लॉस हो या कुछ भी हो। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम उन्हें बचा सकें। हमारे कैपेसिटी में जितनी चीज़ होती है हम करते हैं, बट अब अगर मरीज नहीं बचता है, हमारी फैसिलिटी जितनी है उतने के साथ, तो हम उनके दुख के साथ हैं, उनके दुख के हिस्सेदार हैं। अब इस पैंडेमिक सिचुएशन हम सब एक साथ ही बियर कर रहे हैं, एक साथ ही मिल के ही इसके थ्रू जा सकते हैं हम। सुना आपने, डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई मरीज मरे। ये तो कोरोना महामारी में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में अगर नियति साथ नहीं तो फिर उसका गुस्सा इन पर उतारने से क्या होगा। सोचिए कि अगर डर के मारे ये काम पर नहीं लौटे तो जो जिंदगियां बच रही हैं उन्हें कौन बचाएगा। यही वजह है कि जूनियर डॉक्टरों को अनुशासन में रखने वाले अस्पताल के सुपरिटेंडेंट भी अड़ गए हैं कि काम तभी शुरू होगा जब प्रशासन सुरक्षा और सुविधाओं को पुख्ता करेगा। 4 आवर्स में कितने डेथ हुए हैं? 37 डेथ हुए हैं। और आप समझ सकते हैं कि एक डेथ अगर किसी अस्पताल में होता है तो कितना उसका स्ट्रेस होता है हॉस्पिटल पर। इसलिए हमारे पास 2 विशेष मुद्दे हैं। एक तो मुद्दे हैं कि हमारे चिकित्सकों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। दूसरा मुद्दा है कि अनवरत ऑक्सीजन सप्लाई हमको मिलना चाहिए। और तीसरा मुद्दा है कि जो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, जिसकी मांग हमने सरकार से की है, जैसे डॉक्टरों की कमी है, नर्सेज की कमी है, उन लोग सबों की आपूर्ति जो है वो की जाए। ऐसे ही सिवान में भी एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे दूसरे मरीजों के इलाज पर संकट खड़ा हो गया है। लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में हर किसी को सोचना होगा कि एक की मौत पर गुस्सा कई लोगों की मौत की वजह ना बने, क्योंकि वक्त बहुत बुरा चल रहा है।
न्यूज 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। जिन्होंने भी उद्यम मचाया है गलत किया है, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए। और जो चिकित्सकों का बयान है वो भी हमने आपको सुनाया। आप जिस भी परिस्थिति में हैं, अगर आपकी परिस्थिति खराब चल रही है, आपके साथ तब भी हुए, उनकी संवेदना आपके साथ है, फिर भी इलाज कर रहे हैं। उनके घर में भी उनके माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, परिवार है, बावजूद इसके संक्रमित होकर भी वो इलाज कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप पहुंचे हैं दल बल के साथ हमला करने, और आपको ऐसा लगता है कि आपके जो परिजन हैं वो किसी कारणवश संसाधनों से या फिर ज्यादा संक्रमित होने से वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसके पूरे जिम्मेदार डॉक्टर ही हैं। ऐसा नहीं है। डॉक्टर कभी नहीं चाहते हैं कि उनके हाथ से कुछ ऐसा हो कि किसी की जान चली जाए। वो बचाने वाले हैं, मारने वाले नहीं। लेकिन मारने वाले जो लोग हैं वो उनके केबिन में पहुंच जाते हैं, लपड़ थप्पड़ करते हैं और उसमें अपनी शान समझते हैं, जो बिल्कुल और सरासर गलत है। इसे कहीं से भी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। आज पूरा बिहार देख रहा है किन लोगों ने क्या किया, और 24 घंटे में जो 2 घटनाएं घटी हैं उसके बाद से बाकी मरीजों की सेहत पर कितना असर पड़ा, उनके इलाज पर कितना असर पड़ा, यह सभी आप जानते हैं। हमारे साथ पटना स्टूडियो से मौजूद हैं डॉक्टर अजय कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष हैं आईएमए बिहार से, डॉक्टर रामचंद्र अध्यक्ष हैं एनएमसीएच के, और डॉक्टर निष्का मनोचिकित्सक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और देखिए, तीनों जो डॉक्टर हैं, आपको हम बताना चाहते हैं, तीनों ही डॉक्टर इस पैंडेमिक सिचुएशन के बावजूद, महामारी के इस दौर के बावजूद अपने घरों से निकलते हैं हमारे एक बार बुलाने पर आपके लिए, ताकि आपको जानकारियां दे पाएं, कुछ सुझाव दे पाएं, और उनके सुझाव आपको स्वस्थ कर दे। तथास्तु कहें और आप स्वस्थ हो जाएं। तथास्तु क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है जिसके बिना पर हम और आप सभी चलते हैं। डॉक्टर ने कहा नहीं निकलना है, नहीं निकलेंगे। डॉक्टर ने कहा यह खाना है, वो खाएंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस बीमारी के दौर में, महामारी के दौर में हमें किस तरह जीना चाहिए और क्या पैटर्न होना चाहिए लाइफ का। डॉक्टर अजय, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। अक्सर ऐसा होता है। अधीक्षक महोदय कह रहे हैं 60 सुरक्षा कर्मियों की 3 शिफ्ट में तैनाती होनी चाहिए। रात में जिलाधिकारी से उनकी बातचीत होती है, लेकिन कुछ नहीं होता। डॉक्टर अजय, देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको दुर्भाग्यपूर्ण केवल मैं नहीं कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा कि प्रशासन की घोर लापरवाही है ये। आज डॉक्टरों की क्या मांग है? हमें सुरक्षा दो, हम इलाज करेंगे। और सुरक्षा को देने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। इनके पास फोर्स है, रोड पर पुलिस खड़ी है। अगर ये मांगा जा रहा है कि 3 शिफ्ट में पुलिस आप दे दीजिए, वहाँ फोर्स दे दीजिए, और बार बार ये घटनाएं घटने जा रही हैं, घट रही हैं, तो ये कितनी बड़ी मांग है आप अंदाज कर लीजिए। और इसको पूरा करने में मैं समझता हूँ कि 5 मिनट्स लगना चाहिए। और कल रात से कलेक्टर साहब को जब कहा गया, आज तक नहीं हुआ, और हमारे सुपरिटेंडेंट को भी कहना पड़ रहा है, और वहां के जेडीए ने एक बार मान लेने के बाद दोबारा उनको आंदोलन पर करना पड़ा। मैं आईएमए बिहार की तरफ से इस मांग की पुरजोर समर्थन करता हूं, और मांग करता हूं कि जो प्रशासन ने जो गड़बड़ी की है और उसके कारण जो वहां पर कोई मौत होती है, तो उसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन पर होनी चाहिए। यह बहुत ही दुखद है। जब यह कोविड शुरू हुआ, उसी समय केंद्र सरकार ने समझ लिया था कि डॉक्टरों पर तो हमले हो ही रहे हैं पूरे देश में विभिन्न कारणों से, लेकिन इस एपिडेमिक के समय में ये हमले बढ़ जाएंगे। इसलिए एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत में डॉक्टरों को सुरक्षा के लिए बहुत सख्त कानून बनाया गया था। और लेकिन अफसोस है कि इस बिहार में हम लोग के लाख प्रयास के बाद भी डॉक्टरों पर हमला करने वाले पर यह कानून नहीं लगाया जाता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका मूल कारण मैंने खुद देखा है। दरभंगा में डॉक्टरों को जब एक पुलिस अफसर ने मारा तो नहीं लगाया, उसका मूल कारण वहां का एसपी, वहां का मूल कारण वहां का डीएम था, जिसने कहा कि हम अपने फोर्स को डिमोरलाइज नहीं करेंगे। तो डिमोरलाइज करो डॉक्टरों को बिल्कुल मातहत में रखो, और डॉक्टरों को गुलाम बनाकर काम करना चाहते हो। मैं समझता हूं कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो तो बहुत हद तक बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारा यंग जनरेशन बर्दाश्त नहीं करेगा इस बात को। और मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, और इस समय 3 प्रोंग अटैक हम पर हो रहा है।
एक तो कोरोना का अटैक हो रहा है, लास्ट सेशन में हम लोग का 50 से ज्यादा लोगों का डेथ हुआ, और आज जो ये नया आया है 15 दिन के अंदर में 12 डॉक्टरों को हम लोग ने कुर्बानी दे दी है। और एक तरफ तो मर रहे हैं, दूसरी तरफ मर के भी हम लोग काम कर रहे हैं जहां साधन विहीन है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, सबका हम लोग के ऊपर पड़ रहा है। और तीसरा ये जो आ रहा है, हम पर हमले हो रहे हैं, पब्लिक के भी हमले हो रहे हैं, प्रशासन के भी हमले हो रहे हैं। सरकार इस बात को ध्यान में रखे और अति शीघ्र ये समस्या हल होने लायक है, इस समस्या को हल करे, अन्यथा कोविड के इलाज में बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। और डॉक्टर विजय ने साफ तौर पर कहा ये कोई नई बात नहीं है, नई बात नहीं है, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। और इस पैंडेमिक में हम लोगों ने इन तस्वीरों को इसलिए जगह दी क्योंकि अब जरूरी है कि आप डॉक्टरों की सुरक्षा का इंतजाम कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो जो हाल देख रहे हैं, इलाज बंद हो जाएगा। उसका एक पक्ष है जिस पर बातचीत होगी, इलाज रुकना नहीं चाहिए, लेकिन मांगे भी जारी रहनी चाहिए, क्योंकि जो 2 घटनाएं घटी उसके बाद से इलाज बाकी मरीजों का भी बाधित है। डॉक्टर रामचंद्र एनएमसीएच अध्यक्ष हैं, जरा बताइए हमें कि एनएमसीएच की जो व्यवस्थाएं हैं, आज ऑक्सीजन पर भी बात हो रही थी वहां के अधीक्षक से, उन्होंने कहा कि एक तो कमी उसका झेल रहे हैं, गैस सिलेंडर खत्म होते फिर दौड़ मच जाती है, दूसरा सिलेंडर लाओ, फिर वो खत्म होता है, तीसरा सिलेंडर लाओ, तो ऐसी व्यवस्थाएं। और इसके बाद भी उस सिचुएशन को हैंडल करते हुए सभी को जीवित रखना, जीवित रखते हुए स्वस्थ करना, और स्वस्थ करते हुए भी हिदायत देकर घर पर भेजना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह हैंडल करना, बिल्कुल हम अगर स्टूडियो में बैठे हैं तो हम समझ पा रहे हैं कि क्या प्रेशर है। हाँ, एक्चुअली में एनएमसीएच में जैसे वार्ड बॉय से लेके ऑक्सीजन सिलेंडर तक सारा चीज़ की कमी है वहाँ पे। जैसे डॉक्टर्स ही वहाँ पे एक ऐसा लोग है जो कि हमेशा अवेलेबल होते हैं और हमेशा ड्यूटी करते हैं, लेकिन होता क्या है, ये जो कोविड है इसका कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। कोई आज तक ये नहीं बोल सकता कि हम लोग ये चीज़ देंगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। वी आर गिविंग ओनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट। मतलब पेशेंट को अगर ऑक्सीजन की कमी है तो हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, इसमें थ्रोम्बोसिस हो रहा है तो इनॉक्सापेरिन दे रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम वायरस को किल कर रहे हैं। देयर इज नो सपोर्टिव ट्रीटमेंट, देयर इज ओनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट, नो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। तो ऐसी परिस्थिति में जब पेशेंट कहीं बाहर से आते हैं, रेफर्ड पेशेंट आते हैं जिसका सेचुरेशन 20% से 30% के बीच में होता है, इसका मतलब और कोरेड्स मतलब सिटी सीबीटी स्कोर उसका 25 रहता है, 22 रहता है। 22 मतलब कि आपका 90% लंग्स जो है वो खत्म हो चुका। अगर किसी का 90% लंग्स खत्म हो चुका है तो उसका जो लंग्स का काम है ब्लड में, ब्लड वेसल्स में, कैपिलरीज में एल्वुलाई के थ्रू ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना। अगर आपके पास एल्वुलाई डैमेज है, फाइब्रोज्ड है, वो एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। अगर ऑक्सीजन का बम भी रख दीजिएगा वहां पे ऑक्सीजन का तो भी वो काम नहीं करेगा। उसका परमानेंट ट्रीटमेंट होगा लंग ट्रांसप्लांटेशन। अगर कोई लंग्स पूरा खराब हो गया है तो उसका परमानेंट इलाज है कि लंग ट्रांसप्लांट करे। हम लोग बस सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जूनियर डॉक्टर 24/7 हम लोग काम कर रहे हैं। और जो पेशेंट कल डेथ किया उसको जूनियर डॉक्टर 4 बार देखे हैं। ऑक्सीजन की कमी हुई तो ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाया गया। उसके बाद एक ऊपर की चीज होती है जिसको नॉन इन्वेसिव आर्टिफिशियल वेंटिलेशन बोलते हैं, बाइपेप मशीन बोलते हैं। जी जी। उसके द्वारा डॉक्टर के द्वारा लगाया भी गया। अब उसके बाद भी पेशेंट कुछ देर बाद पेशेंट नहीं रहा, लेकिन इसमें तो क्या किया जा सकता है, डॉक्टर अपना काम ही कर सकते हैं। हम लोग इतने स्ट्रेस में हैं, सप्ताह में 4 से 5 इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे आधे डॉक्टर पॉजिटिव हैं, फिर भी हम लोग हिम्मत लगा कि नहीं कोई नेक काम कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमारे घर वाले टेंशन में रहते हैं कि मेरा बेटा कैसे होगा, दिन भर घर वाला परिचय बताना चाहते हैं, 1 मिनट का वक्त दीजिए। डॉक्टर रामचंद्र नाम है जिनसे हमारी अभी बातचीत हो रही है, ये जेडीएस से जुड़े हुए हैं, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। और क्या इनकी पीड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए, किस तरीके से इनके माता पिता भी परेशान होते हैं, इस बात को समझिए। जब आप थप्पड़ रसीद कर रहे होते हैं किसी जूनियर डॉक्टर के चेहरे पर तो बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे आपको रसीद कर दिया जाए और आपके माता पिता को लगेगा। लेकिन अंतर यह है कि आप सिर्फ झापड़ ही रसीद कर सकते हैं डॉक्टरों के चेहरे पर, लेकिन वो जो सामने व्यक्ति जिसके गाल पर तमाचा आप मार रहे हैं, वो किसी का इलाज कर रहा है, वो किसी को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। वो आपको नहीं बता सकता कि 90% लंग्स जो है वो डैमेज हो चुका है, क्योंकि आप हताश हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, फिर हंगामा करेंगे और ये कहेंगे कि अस्पताल ने हमें भर्ती लेने से इनकार कर दिया। बात दूसरी होती है, फिर भी उस 10% के सिचुएशन में यही डॉक्टर होते हैं जो कि कोशिश करते हैं आपके पेशेंट को ठीक करने के लिए। तमाम चीजें लगा दी जाती हैं,
लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, उसने गलती की जो इलाज कर रहा था। यह कैसे हो सकता है? जो पालनहार है वो कैसे मार सकता है? यह चीज दिमाग में बिठाकर आपको रखनी होगी। डॉक्टर निष्का, लोगों के मन में क्या चल रहा है? ठीक है, भगवान हम नहीं हैं कि जो हो रहा है उसे हम जाने दें, भूल जाएं। जो लोग आ रहे हैं, परिजन आ रहे हैं अपने मरीजों को लेकर, उनकी स्थिति क्या है ये भी हम समझ सकते हैं। बहुत पीड़ा होती है जब अपना कोई गुजर जाता है, ये उसी को एहसास होता है। और ऐसे सिचुएशन में आदमी झल्लाता है, चिल्लाता है, उसके हाथ कभी कभी बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बार बार निकले, घटनाओं से सीखने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा? जो चले गए इस दुनिया को छोड़ के, क्या वो लौट आएंगे एक थप्पड़ से, कॉलर पकड़ने से, डॉक्टरों को उठाकर बाहर फेंक देने से? यह मानसिकता बदलेगी कब और क्यों नहीं बदल रही? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इस बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को उठाया है, जो कि इस मुश्किल घड़ी में बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी का जो समय चल रहा है वो काफ़ी मुश्किल टाइम है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रिलैक्स बैठा है और किसी को भी सब कुछ पता है। हर जगह हेल्पलेसनेस की फीलिंग है, सब लोग अनसर्टेनिटी है, क्या होगा आगे, कब खत्म होगा पैंडेमिक, कैसे इसको मैनेज करना, बहुत सारी दिक्कतें हैं सामने। कभी भी कोई पैंडेमिक आता है या एपिडेमिक आता है तो वहाँ शॉर्टेज होता है चीज़ों का। और एज अ डॉक्टर हम एक ट्रायज जिसे कहते हैं कि जो सुविधाएं हमारे पास है उसमें जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हम उसका उस हिसाब से इस्तेमाल करें। डॉक्टर्स, जैसे कि अभी डॉक्टर अजय एंड साथ में डॉक्टर साहब बता रहे थे कि सब हम लोग खुद घायल हैं, बर्नआउट के स्टेज से गुजर रहे हैं। छुट्टियां कैंसिल है, पिछले 1-1.5 साल से डॉक्टर्स की कमी है। जैसे कि WHO का रेशियो बताता है कि 1:1000 डॉक्टर्स होना चाहिए, बट हमारा इंडिया में काफ़ी कम है, 1:1500। स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मैनेज। और ये घटनाएं हमें और ज़्यादा मतलब बिल्कुल डाउन कर देती है। जो हम मेंटल स्ट्रेंथ रख के फॉर ह्यूमैनिटी हम जो एक्टिव है वो हमें बिल्कुल डाउन कर देती है, जिसके कारण अंदर से लगता है कि क्यों, किसके लिए, हम क्यों काम करें जी। और ये जो घटनाएं हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक मॉब मेंटालिटी है। आप मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार होते हैं, आप र्यूमर्स सुन लेते हैं कि फलाना डॉक्टर वो इंजेक्शन दिया उसका ऐसे हो गया, फलाना। कोई भी डॉक्टर बना है तो वो किसी की जान लेने के लिए नहीं बना है, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। और आपकी एक गलती से, जैसे आप अग्रेशन जो दिखा रहे हो आप, उसके कारण बाकी लोग भी जो कि बिल्कुल इससे रिलेटेड नहीं है, काफी लोगों की जान जा रही है। बस ऐसा नहीं है कि वो आप एक कोई भी जैसे एक मीन्स है, आप अगर उसको एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप अगर खफा हो डॉक्टर्स के भी किसी से भी, तो एक प्रॉपर वे में यू हैव वेज टू प्रूव, मतलब उसको आप उस तरह से अप्रोच करो, एडमिनिस्ट्रेशन को शिकायत करो, आप जो भी करो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ये हाथ उठाना तो बड़ा आसान है। अगर जैसे हम लोग स्लोगन्स अभी आप देखने को मिल रहा होगा, सेव द सेवियर, जो आपको बचा रहा है, अगर वो खुद ही नहीं बचेगा फिर आगे का फ्यूचर काफी भयानक होगा, जो कि आप सोच भी नहीं पाओगे। बिल्कुल, जैसा आप करेंगे वैसे दूसरे लोग सीखेंगे, और ये इमेज अच्छी नहीं है। आज उन लोगों को भी काफी दिक्कत हो रही है जिनके परिजन अभी भी इलाज करा रहे हैं, जिनके मरीज अभी भी उस अस्पताल में है। डॉक्टर रामचंद्र, बहुत बड़ी बात आपने कही कि लोगों को यह समझना होगा कि हम भी आप ही के बीच से आए हैं, आसमान से नहीं टपके, या फिर किसी भगवान ने हमें ऐसा नहीं कहा कि जाओ इंसान का रूप धरकर तुम छुओ और कहो कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन जो पढ़ाई की है, जो दवाओं के बारे में जानता है, जो इलाज के बारे में जानता है, उसे छोड़कर अपने दिमाग में यह हुआ होगा, उससे वो हुआ होगा, और तमाम तरह की भ्रांतियों को पालते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि उस डॉक्टर को पीटो, उसको मारो और इसके बाद ही कोई हल निकलेगा, तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। बात जब एक बात और भी बताइए डॉक्टर रामचंद्र, मंत्रियों का दौरा होता है, सचिवों का दौरा होता है, क्या होता है उसमें? क्या नाश्ता पानी चाय बिस्किट यही होता है, या फिर कुछ समस्याओं का हल भी निकलता है? वो सिर्फ आते हैं पब्लिक के वोट के लिए। वो आएंगे, फोटो खिंचाएंगे, हमारे सुपरिटेंडेंट जाएंगे, उनका वो आगे आगे करेंगे कि ये चल रहा वो चल रहा, पेपर पे वो सारा बात बोल रहे हैं। आप मान लीजिए कोई पेशेंट वार्ड में जो आता है सीरियस होते हैं, अगर कोई डेथ करेगा तो उसका इमोशनल आउटब्रेक होना जरूरी है। किसी का भी ये नेचुरल थिंग है, अगर पेशेंट मर रहा है तो उसका इमोशनल आउटब्रेक होगा, अगर नहीं होगा तो पेशेंट वो बीमार हो जाए, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में चले जाएगा, ठीक है।
लेकिन अगर वहां पे सुरक्षा दिया जाए तो वहां पे ऐसी कोई घटना नहीं होगी। उसे लेकिन कंट्रोल किया बिहार जा सकता सरकार है। के जितने भी मंत्री हैं, हम्म, हाँ बिल्कुल बता रहा हूं मैं तरीका क्या है। बिहार सरकार के जितने भी मंत्री या IAS हैं वो आते हैं। हम लोग पिछले विगत 7 दिन में 7 से 10 बार ये घटना मारपीट की हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग मतलब इसको मतलब पेशेंट की भलाई के लिए, मानवता के लिए हम लोग इसको मतलब अपने ख्याल से निकाल दे रहे हैं, चलो होते रहता है। लेकिन कल विगत 2 दिन से कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अब बाईपेप मशीन जो पेशेंट को लगाया गया तो वो तोड़ दिया गया, डॉक्टर पे मारा गया, फिर 12 घंटा के अंदर। और हमारे सुपरिटेंडेंट, जिला अधिकारी, SSP, हाँ मेरा ही ड्यूटी था। DDC सर आए थे पटना, DDC पटना, वो हम उनको बाकायदा सिक्योरिटी के बारे में सारा कुछ बताएं। वो बोले हो जाएगा। अगले 2-3 दिन बाद कुछ नहीं हुआ। 5 पुलिस का बहाली किया गया NMCH में। उसमें से वो बोलते हैं कि 2 तो मतलब थाने में रहेंगे क्योंकि थाना को भी देखना है। तो 3 पुलिस 24 आवर के लिए 3 पुलिस, क्या ये सफिशिएंट है? और दूसरी बात, कल रात से ही जब वहां पे मैसेज दिया गया जिलाधिकारी को, SSP को कि आप सिक्योरिटी बहाल कीजिए, तो क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि पेशेंट को किसी की नहीं पड़ी हुई है, उनको अपने केबिन से आने की पड़ी हुई है। अगर पेशेंट की पड़ी हुई होती तो हम लोग कहाँ बिना सिक्योरिटी के मानवता के तौर पे थोड़े देर बाद मतलब 12-1 बजे 7 से 12 के बीच में ये सब घटना चर्चा हुई, हम लोग 1-2 घंटे बाद काम पे लौट गए। नहीं कि अंदर से नहीं अलाउ करता कि नहीं पेशेंट को छोड़ दे। फिर हम लोग काम पे लौट आए, फिर से 9 बजे ये घटना हो गई। तो मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ना ही आते हैं, आते भी हैं तो क्या बस वो या तो काम पे लौटाने आते हैं। छोटी सी 2 जानकारियां हमें चाहिए आपसे। एक तो ये बताइए कि इस घटना के बाद कहीं कोई, ठीक है अधीक्षक साहब की बात हुई मंत्री जी से, मंत्री जी ने कोई रिस्पांस किया उधर से, पहली बात। दूसरी बात, जिलाधिकारी ने कोई रिस्पांस किया। तीसरी बात कि जो स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने पहल कुछ की। ये 3 सवाल का जवाब। और एक और छोटा सा सवाल, ऑक्सीजन है NMCH में? देखिए सर, मैं तीनों का एक साथ जवाब देना चाहता हूं, ठीक है ना। अगर किसी ने किसी को फोन किया या रिस्पॉन्ड किया तो फिर पुलिस क्यों नहीं है NMCH में? 12 घंटा, कल 7 बजे से आज 7 तो बज ही गया, अभी 2-5 बज रहा होगा, अभी तक पुलिस क्यों नहीं है? अगर मंत्री जी कह रहे हैं सो कॉल्ड की उनको फोन किए हैं तो क्या मंत्री जी का कहने का वैल्यू नहीं? या फिर स्वास्थ्य सचिव फोन किए तो उसका कोई वैल्यू नहीं है? या फिर हमारे DM साहब आप कर क्या रहे हैं? आप जब बोल रहे हैं आप DM है, आप तुरंत डिप्लॉय कीजिए, ये डिजास्टर वाली कंडीशन है। और रही बात ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन NMCH में आज भी हमारे सुपरिटेंडेंट सर बोल रहे थे कि ऑक्सीजन इतना ही है कि मतलब कि खत्म हो रहा तो आ रहा, हमारे पास कोई सिक्योरिटी के तौर पे कि नहीं खत्म होगा तो लगा देंगे, ऐसा नहीं है। चलिए, ऑक्सीजन बैंक नहीं है, अगर सिलेंडर खत्म होगा तो वो दौड़ जो होती है वो शुरू हो जाएगी। डॉक्टर अजय कुमार, जो स्थिति है वो सबके सामने है। NMCH को हम देख पा रहे हैं। हाँ। डॉक्टरों की मंशा जो है उसे भी हम जान रहे हैं। डॉक्टर चाहते हैं सुरक्षा और उसके अलावा कुछ नहीं चाह रहे हैं। ऑक्सीजन मिलता रहे, वो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन सुनेगा कौन? डॉक्टरों की सुरक्षा पर एक बार नहीं, हमने देखा, आपने कई बार आवाज उठाई है, कई बार कार्य प्रभावित हुए हैं, कई बार OPD बंद किए गए हैं, बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ। तो आपको ऐसा लगता है कि आगे कुछ हो जाएगा? सर, हमारा मौलिक अधिकार है कि हम सुरक्षा का अधिकार, क्योंकि बिना सुरक्षा के कोई काम कैसे करेगा? क्या मंत्री या कोई जो IAS ऑफिसर है ये चाहते हैं कि डॉक्टर मर जाए लेकिन उसके बाद कोई काम? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर अजय कुमार, ये सवाल आपसे है। नहीं, बिल्कुल आपका सही सवाल है। हम लोग काफी दिनों से हम ही लोगों ने यहाँ कानून भी बनवाया था, यहाँ सुरक्षा कानून, आज से 2011 में बिहार में आया था वो कानून, और उस कानून के बाद उसकी नियमावली भी बनाई गई। लेकिन उसके बाद ये एपिडेमिक डिजीज के अंदर में भी ये इसका अमेंडमेंट हुआ जिसमें डॉक्टरों की सुरक्षा हुई, की व्यवस्था हुई। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि हम लोग अगर एक लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोग के तमाम प्रयास के बाद अगर रोगी मर जाए तो सारा दोष हमारा, और हमारी गलती भी हो सकती है कभी कभी, लेकिन उसके बावजूद भी लेकिन ये इतनी बड़ी गलती जो ये प्रशासनिक पदाधिकारी करते हैं कि जो रक्षक है उसको ये लोग सुरक्षा नहीं देते हैं, तो इन पर क्या कार्रवाई होगी? आज हमारे सामने सीधा सवाल है IMA का कि जो भी राज्य में डॉक्टरों पर हमले हुए हैं, हमने कई बार व्हाइट पेपर मांगा इसको
कि जितने डॉक्टरों पर हमले हुए, जितने FIR हुए, आज तक कितनों पर कार्य हुए। आज हम लोगों ने कोशिश किया है कि आपको तो मालूम ही होगा कि बिहार के वन ऑफ द टॉप मोस्ट डॉक्टर, बुजुर्ग डॉक्टर को भी लोगों ने, पुलिस वालों ने जाके बेइज्जत किया, उन पर हाथ उठाया और उसके बाद पुलिस वालों ने दबाव डाल करके और एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव डाल करके उनके ऊपर उनको बेल दिलवा दिया, उनको प्रशासन ने मुक्त कर दिया। अंत में डॉक्टर साहब ने भी अपनी तरफ से माफ कर दिया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण ये महानता है, उन डॉक्टर साहब की महानता है, ये महानता है कि उन्होंने माफ कर दिया। लेकिन जो माफ नहीं करते, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हमले से डॉक्टर जो है डर जाएंगे, इलाज करना बंद कर देंगे। देखिए ये सांकेतिक है, हमें पता है NMCH के डॉक्टर जो हैं वो समझदार हैं, वो काम पर लौटेंगे, लेकिन बार बार इस तरह अगर आप करेंगे तो सबके लिए परेशानी होगी। इस बात को दिमाग में बिठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ आने के लिए इस समय में जब कोरोना चारों तरफ है, हमारे दरवाजे पर है। अपील है आप लोगों से, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, खुद भी और औरों को भी आप जागरूक करें। खबरें लगातार जारी हैं।